आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। ये जो अधिनियम बनाया गया है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनको रोकने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्म और वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अनेक जातियाँ भी यहाँ पर प्रारंभ से हमारे हिंदुस्तान के अंदर जाति व्यवस्था के कारण उच्च जाति निम्न जातियाँ रही हैं। अब इन जातियों के अंदर जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनको मुख्य धारा में लाने के कई प्रयास सरकार के द्वारा किए गए। हमको पता है कि हम ये कहते हैं हमेशा कि हम वसुधैव कुटुंबकम हैं, मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर जहाँ जहाँ भी मनुष्य निवास करता है वो सारा हमारा परिवार है। पर जब अगर हम परिवार की बात करते हैं तो यदि हमारे परिवार के अंदर एक भाई बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट पर हो और एक भाई कमज़ोर हो जिसके पास में पैसे का अभाव हो, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको भी ऊपर उठाने का प्रयास करें, उसको सहारा देते हैं। ये जो जाति व्यवस्था के अंदर ये सारे अधिनियम जो ला रही है सरकार, उसका मुख्य कारण भी यही है कि जो कमज़ोर जातियां हैं उनको सहारा दे करके ऊपर की ओर लाने की कोशिश है। यहाँ हम अनुसूचित जाति और जनजाति की बात कर रहे हैं जो प्रारंभ से ही अशिक्षित रही और कमज़ोर रही। इन्होंने राजा महाराजाओं के यहाँ पर सेवा की, फिर भारत में मुग़ल शासक आ गए, उन्होंने इनको दास दासियाँ बना लिया। फिर अंग्रेज़ों का शासन रहा तो अंग्रेज़ों ने इनको गुलाम बनाया, क्योंकि जो उच्च जाति वाले थे वो सक्षम थे, वो किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों की सेवा में नहीं लगते थे और जिनके पास पैसा कम था वे सब गुलाम बना लिए जाते थे। अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो भी सरकार आई उन्होंने भी ज़्यादा इनकी ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु 11 सितंबर 1989 में एक एक्ट बनाया गया और उस एक्ट का मुख्य काम ये था कि इन अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों का किसी भी प्रकार से कोई शोषण ना हो, और वो एक्ट लाया गया 30 जनवरी 1990 30 जनवरी 1990 में इस एक्ट को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और ये जो अधिनियम है इसके अंदर 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। अब ये जो अधिनियम है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली विशेषता तो यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध व्यक्ति को दंड का प्रावधान है। दूसरी विशेषता यह है कि यह कानून अनुसूचित जाति जनजाति का कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको यह सुरक्षा देता है।
और तीसरी विशेषता यह है कि सरकार ने इनकी विशेष अदालतें बनाई हैं। ताकि इनकी सुनवाई वहाँ पर होती रहे। इसके बाद आता है सामाजिक बहिष्कार। प्रारंभ से ही इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता रहा और इस कारण से हम देखते हैं कि नगरों में तो इतना कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है कि कोई किस व्यक्ति किस जाति या धर्म को मानने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं होटलों में व्यक्ति काम करते हैं तो वहाँ पर कोई जाति या धर्म नहीं पूछा जाता है, वहाँ पर व्यक्ति सभी साथ में। परंतु हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ें आज भी हमको देखने को मिलती हैं। वो चाहे हमें ऊपरी तौर पे नहीं दिखाई देती है, परंतु आंतरिक रूप से हम गांव में अगर जा कर के देखते हैं तो इनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलता है। तो वो जो सामाजिक बहिष्कार है वो किस प्रकार का होता है, हम पढ़ते अनुसूचित जाति जनजाति के किसी भी व्यक्ति को अपशब्द बोलना या उसको अपमानित करना, वो भी सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। ये भी इसी के अंतर्गत आता है। या फिर किसी भी प्रकार की अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना, या फिर इनकी भूमि पर कब्जा कर लेना, इनकी फसल हड़प लेना, या इनको बंधुआ मजदूर बनाना, या फिर अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं का अपहरण कर लेना, उनके साथ में दुर्व्यवहार करना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, उनको तालाब कुओं इनसे पानी नहीं भरने देना, उनको मतदान में रोकना, इसके बाद है यदि कोई इनको आर्थिक रूप से बहिष्कार करता है या फिर इनके साथ में खेतों में काम नहीं करता है या अपने खेतों में इनको नौकरी नहीं देता है। आर्थिक बहिष्कार, खेतों में काम नहीं देना,
ये सारी चीज़ें हमको सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत दिखाई देती है। उसके बाद है दंड। यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसको दंड का प्रावधान, कौन कौन से दंड के प्रावधान हैं। उपरोक्त जितने भी अभी हमने पॉइंट्स देखे हैं उनमें से यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति जो कि अधिनियम 1989 में है एक्ट, उसके अंतर्गत दंड की व्यवस्था की गई है। पहले नंबर पे हम देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति इनका यदि बहिष्कार करता है तो उसको 6 माह से लगा के 5 साल तक की सजा है। या आर्थिक करने पर सजा है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों की हत्या कर देता है तो उसे मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास की सजा है। यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ झूठी गवाही देता है तो भी उसे आजीवन कारावास की सजा है या प्रावधान है। फिर है कि यदि मान लो कोई झूठे साक्ष्य इनके खिलाफ ला करके देता है या कोई ऐसे एविडेंस ला करके देता है जिससे कि ये लोग फंस जाएं, तो इस प्रकार के यदि कोई झूठे साक्ष्य होंगे लाने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की सजा है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति इनके निवास स्थान, इनके धर्म स्थल या पूजा घर या इनके रहने के स्थान उनको भी यदि तोड़ता है तो उसको भी दंड का प्रावधान है, उसको भी कारावास की सजा है। वास्तव में ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके सम्मान और इनके हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार से ये एक्ट लाया गया है। अब ये जो एक्ट है या प्रावधान इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं और इस प्रावधान या अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार से इन धाराओं के अंतर्गत व्यक्ति को या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ दिया गया है वो सब हम अब पढ़ेंगे। नंबर 1 है धारा 14। इस धारा के अंतर्गत जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो मामले हैं उनको अदालत में तीव्र गति से पेश किया जाए। फिर है धारा 15।
इसके अंदर सरकारी वकील की नियुक्ति, फिर है धारा 17। ये धारा 17 के जितने भी जो मामले होंगे जांच के लिए, उसमें डीएसपी की नियुक्ति की जाएगी। फिर है धारा 18। इसमें अभियुक्तों को जमानत नहीं मिलती है। फिर है धारा 21। इसमें राज्य सरकार भी हस्तक्षेप करती है। यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो राज्य सरकार भी हस्तक्षेप करती है और उस मामले को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने का काम करती है। फिर है धारा 21(2) क। इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करवाती है और कानूनी व्यवस्था प्रदान करवाती है। फिर है धारा 21(ब). ये जो धारा है, इस धारा के अंदर ट्रायल के दौरान जो भी कोर्ट होता है उसके दौरान पीड़ित को यात्रा भत्ता अर्थात टीएडीए की भी सुविधा है। ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से होती है। उसके बाद में आता है धारा 21(2)(ग). इस धारा के अंतर्गत आर्थिक सहायता उनको पुनर्वास सरकार के द्वारा दी जाएगी। यदि उनका घर तोड़ दिया गया है तो पुनर्वास की व्यवस्था जो है वो सरकार करेगी।
इसके बाद है धारा 21(3). इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार से जितने भी नियम हैं सभी नियम लागू करने के लिए कहते हैं। जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, वो सारे नियम राज्य सरकार को पालन करने होंगे। फिर आता है धारा 5(1). इस धारा के अंतर्गत यदि मौखिक रूप से सूचना दी जाती है, कोई भी जो अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है वो मौखिक रूप से यदि सूचना देता है, तो जो थाना प्रभारी होता है उस थाना प्रभारी को लिखित में दर्ज FIR करना होगी, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति जो अपनी FIR लिखाने आया है उसकी FIR लिखेगा थाना प्रभारी और उसके बाद में उस व्यक्ति से हस्ताक्षर लेगा। यदि वो हस्ताक्षर कर नहीं जानता है तो उसका अंगूठे का निशान भी लेगा। फिर है धारा 5(2). इस धारा के अंतर्गत FIR की जो कॉपी है जो थाना प्रभारी ने लिखी है उसकी एक कॉपी पीड़ित को सौंप देंगे। ये कार्य थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से करना होता है। फिर आती है धारा 5(3). इस धारा के अंतर्गत यदि कोई थाना प्रभारी FIR नहीं लिखता है तो पीड़ित व्यक्ति SP को डाक से या रजिस्ट्री के द्वारा भी भेज सकता है। उस कंडीशन में जब यदि थाना प्रभारी FIR नहीं लिखता है तब ये स्थिति के अंदर भेज सकते हैं। फिर आती है धारा 6। इस धारा के अंतर्गत सूचना मिलते ही DSP घटना स्थल पर पहुंच जाएंगे। यदि कोई अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के साथ में कोई किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है या उसको पीड़ित किया जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है तो DSP को घटना स्थल पर पहुंचना होता है।
इस धारा 6 के अंतर्गत। फिर आता है धारा 7। इस धारा के अंतर्गत यदि डीएसपी जो घटना स्थल है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ की जो भी स्थिति होती है उस स्थिति को 3 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर करना होती है। ये कार्य धारा 7 के अंतर्गत डीएसपी को करना होता है। फिर आती है धारा 12। इस धारा के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक होता है, उसको पुलिस बल देना आवश्यक होता है। ये धारा 12(1) के अंतर्गत आता है। अब ये तो हमने जितने भी एक्ट हैं, ये प्रावधान हैं, हमने सब इसके बारे में देखा। अब देखते हैं शासकीय अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं। जब इतना सब काम होने के बाद में अब जो शासन के अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनका क्या कार्य है ये हम देखते हैं। कि कार्य या कर्तव्य। तत्काल जो भी अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ में कोई घटना घटित हुई है तो पुलिस को शिकायत दर्ज करना है तत्काल। दूसरा, पीड़ित व्यक्ति के हस्ताक्षर लेने से पहले यदि एफआईआर लिख ली है पुलिस ने और उसके अब हस्ताक्षर लेना है, और यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा है तब तो कोई बात नहीं, और अगर अनपढ़ है तो उसको पढ़ कर के सुनाना है। वो सेटिस्फाइड हो जाए उसके बाद में उसके हस्ताक्षर लेना है, और या फिर वो नहीं हस्ताक्षर कर सकता है तो उसके अंगूठे का निशान लेना है। उसके बाद में एक एफआईआर की कॉपी उस पीड़ित व्यक्ति को देना है। यह आवश्यक है कि उसके पास में भी एक कॉपी रहे। फिर पीड़ित व्यक्ति के बयान को रिकॉर्ड भी करना है। जो उसने बयान दिया है
इसके बाद है एफआईआर के 60 दिन के अंदर जांच करना आवश्यक होता है पुलिस को। साठ दिन अर्थात 2 महीने के अंदर जांच करके और देना। और वो जो जांच की जाती है उसमें जो भी लिखा जाता है या जो भी दस्तावेज उपलब्ध होते हैं, उन सारे जो दस्तावेज जो प्राप्त हुए उनका सही अनुवाद करना भी आवश्यक है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उन दस्तावेज के जो अनुवाद होते हैं वो द्विअर्थी होते हैं, इससे केस कमज़ोर भी हो सकता है, इसलिए उनका सही अनुवाद करना आवश्यक होता है। तो हम ये देखते हैं कि जितने भी उपरोक्त कार्य हैं अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को, उन लोगों के कल्याण के लिए इस प्रकार संविधान बनाया गया है जिससे कि वे शोषण का शिकार ना हो और सम्मान से अपना जीवन व्यतीत करें। अब इस प्रावधान के सकारात्मक परिणाम हमको दिखाई देने लगे हैं क्योंकि लोगों में जागरूकता आ गई है, वो जानने लगे हैं कि सरकार ने हमारे लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। और दूसरे लोग जो कि उनको प्रताड़ित करते थे वे लोग भी समझने लगे हैं कि इस प्रकार से अगर हम उनको परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, उनका दोहन करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे तो निश्चित रूप से हमको भी दंड का प्रावधान सरकार की ओर से दिया गया है।